हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप उसे भी देख सकते हो। आज के क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, तो काफ़ी हेल्प करने वाला है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। अरस्तु द्वारा अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत निर्मित करता है? तो ये है मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन बी, चर्च को। अगला क्वेश्चन, हीगल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? हीगल के लिए परिवारवाद और बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। दूसरा है मुक्त मूलक है वह वास्तविक है, तथा जो वास्तविक है वह मुक्त मूलक है। अगला सी है अंतर्विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करती। तो इसका है उपयुक्त सारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है? पिग फिलॉसफी कार्लाइल ने की है। पिग फिलॉसफी कह के कार्लाइल ने की, ऑप्शन सी। अगला है जॉन रॉल्स की कृति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखो, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल्स, ये तीनों सही है जॉन रॉल्स की कृति। और कब अगर आपको वो क्रम में सजाने को आ जाता तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस होती, फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म होती, फिर द लॉ ऑफ पीपल हो, ठीक है, 2001 में। अगला है निम्नलिखित में कौन कथन माओ का नहीं है? तो अणु बम वास्तविक शोर है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों कथन है। ये तो इनकी काफी फेमस है। राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है। बी है कठोर परिश्रम में 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, और क्रांति एक रात्रि भोज आयोजक नहीं है। अगला है इनकी ये बुक है कॉन्ट्राडिक्शन 1952 ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है, कौन सही है? बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। बी है पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ सिद्धांत, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के साथ सिद्धांत, पोस्ट बिहेवियरलिज्म का पूर्ण खंडन, बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरिज्म में कोई अंतर नहीं है। बिहेवियरलिज्म और बिहेवियर में कोई अंतर नहीं है। तो इसका है ये क्या कथन सही है? पोस्ट उत्तर आधुनिकता। देखो, व्यवहारवाद के 2 प्रासंगिक डेविकेशन ने दिया है। तो देखो, पहले व्यवहारवाद में 8 दिए थे, उत्तर व्यवहार में उसने 7 सिद्धांत दिए। अगला है कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लोकी समाजवादी कहा है, क्योंकि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की है। तो नहीं उन्होंने, तो इसका ए सही है, परंतु आर गलत है। अगला है प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण में 4 संगठक का सही क्रम में बताना है। तो कैसे कैसे, देखिए, न्याय है, साहस है, संयम है, बुद्धिमत्ता है। तो इसका राइट आंसर है सी। विजडम सबसे पहले आएगा, फिर साहस आएगा, फिर संयम आएगा, फिर न्याय आएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की अवधारणा
उद्भव हुआ है? तो ये हुए पूंजीवाद, ऑप्शन ए। अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स रेटिंग्स रेटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षण से मिलता जुलता है? तो ये मार्क्स के साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण। इसका पक्षधर कौन है? तो इसके पक्षधर हंटिंगटन है। अगला है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण निम्नलिखित में कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है? तो जेम्स ब्राइस, ऑप्शन ए। एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में कौन था? तो ये था हंटिंगटन, ऑप्शन बी। अगला मैच करना है। ईस्टर्न है, डाइच है, सेल्स है और लुसियन पाई है। ठीक है, तो नकारात्मक प्रतिपुष्टि ए का हो जाएगा आपका नहीं, अच्छा क्या क्या मैच मैच करना है ना? नहीं, क्या क्या मैच है ये बताया जाए तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये वाला देखो, सेकंड अल्प आधुनिकीकरण ईस्टर्न का नियामक है, नकारात्मक पुष्टि सेल्स का है, अल्पतंत्र और लुसियन पाई का संरचनात्मक। देखो, संरचनात्मक विभेद क्या करना है? निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं ये बताना है। इसमें से सिर्फ एक सुमेलित है, ये वाला नियामक प्रक्रिया ईस्टर्न का, बाकी सारा नहीं है। तो वही है, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगला सांस्कृतिक द्वैधवाद क्या है? तो सांस्कृतिक द्वैधवाद अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े होते हैं। तो इसका सी हो जाएगा। आलमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो इसका जो सही अनुक्रम हित समूहीकरण है, हित सुस्पष्टीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण तथा भारतीय राजनीतिक संप्रेषण है। तो इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक हित स्पष्टीकरण, हित समूहन, राजनीतिक संप्रेषण। पार्थ चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आए हैं? तो ये आधुनिकता तथा लोकतंत्र। अगला है शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। कारण बोल रहा अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। तो ये हो जाएगा ए सत्य है, परंतु दूसरा कारण गलत है। अगला प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से पर आधारित है। तो ये विकासशील देशों में लोक प्रशासन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण पर। अगला है फंक्शन थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन है? तो ये है डेविड मेत्रेनी। व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कैप्लान मॉडल का अनुक्रम क्या है? इनका जो मॉडल दिया गया है तो उसका अनुक्रम क्या है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले हो जाएगा शक्ति, फिर हो जाएगा ढीली ध्रुवीकरण कठोर, फिर हो जाएगा सार्वभौमिक। इसमें 6 है, देखिए कौन कौन। शक्ति संतुलन है, शिथिल है, दृढ़ है, सार्वभौमिक है, फिर सोपानी अंतरराष्ट्रीय विकास है, इकाई वीटो सिस्टम है। अगला है
ये है सावरकर है, एम एन रॉय है, अरविंद घोष है, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, तो इसको मैच कर देते हैं हम। देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सावरकर है समस्त राजनीतिक हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैनिकरण। एम एन रॉय कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित। अरविंदो घोष है लोटस एंड डैगर्स नामक गुप्त संस्था के संबंधित थे। और जयप्रकाश ने ब्रीफ फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगला है 24वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही नहीं है? ठीक है, यहाँ दिया गया कौन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो सही नहीं है वो है आपका पहला और तीसरा। तो संविधान के प्रावधान के अनुसार मंत्री सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोग नहीं, सामूहिक रूप से होती है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, तो ये गलत है। और तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर विश्वास प्रस्तावित हो, तो ये ही नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन आपका, कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1956 किस संबंधित नीति को स्वीकार किया गया? तो समाजवादी ढांचा। गृह सचिव एन एन वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला है? तो राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच सांठगांठ। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब तो खैर वो भी नहीं है। ठीक है, पहले का क्वेश्चन ये आपका 2013 का क्वेश्चन है। अगला है ये देखिए, 2 है कथन कर, भारतीय समाज की तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। कारण बोला, भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलता एवं वैविधिक को एक सर्वसामान्य राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया। ठीक है, दोनों सही है, सही व्याख्या है। भारतीय पूंजीवाद में धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तक कौन है? तो राजकृष्ण है। 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था, तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? तो उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो सी ही है। अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? कौन से कथन सही नहीं है? तो दूसरा और तीसरा नहीं सही है। राजनीतिक दलों के हिसाब खाते का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। तीसरा है निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है। तो ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को कहा जाता है, तो यंत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। 34 जॉब लोडिंग का अर्थ क्या होता है? तो जॉब लोडिंग का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौती को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाया गया। अगला नकारात्मक अभिप्रेरण निम्नलिखित किस पर आधारित है? तो भय पे। अगला निम्नलिखित में से किसके विचार में सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था? तो बर्नार्ड। ऑप्शन सी। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांत पर आधारित है। शास्त्रीय सिद्धांत में व्यवहारपरक विश्लेषण का अभाव था। दोनों सही है, नहीं दोनों सही है, बट सही परंतु ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है 38
रॉबर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? तो यह तार्किक प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में समाज प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट सिमोन। जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है? तो सत्ता से है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया गया है? तो MP फॉलेट। अगला है 41 हो गया, 42। अच्छा 42, एक मिनट, 42 है आपका, मैच करना है। सामिर अमीन है, एजी फ्रैंक है, इसे डिपेंडेंसी डेवलपमेंट, एक्यूमुलेशन और वर्ल्ड स्केल। अगला है F हेनरिक कार्डोसो पॉल स्वेजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीर अमीन, एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, एजी फ्रैंक डिपेंडेंसी एंड डेवलप इनका है ये, और पॉल मैनोजो मोनोपोली है, कैपिटल मोनोपोली। देखो कैसे है, ए का सेकंड उधर साइड है। अगला है, 1 दिसंबर 1943 को तेहरान उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसकी योजना तो थी? ये थी शांति कायम करना, ऑप्शन सी। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में हुआ था? तो भारत और जापान। अगला है, स्टेबल पीस नामक पुस्तक किसकी है? तो यह केनेथ वॉल्डिंग की। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संख्या 114-41 2002 से संबंधित किससे संबंधित है? तो इराक का प्रस्ताव, जिसमें यह कहा गया कि यदि सद्दाम हुसैन UN निरीक्षक दल को अपने जन संहार हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ऑप्शन डी। 48 तीन विचारधारा यथार्थवाद, तर्कवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो मार्टिन वाइट। 49 है, असर्सन रीजन का सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 अस्थायी सदस्य में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना ही पड़ता है। कारण बोला, इन 5 अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो पावर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत मॉर्गन थेओ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो उसके अंतर्गत आते हैं पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखो, स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीतिक स्थिरता, फिर है मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व, राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।